नमस्कार दोस्तों, साइंस क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने डीआई का बेसिक किया था और उसके ऊपर हमने इस तरीके के क्वेश्चन किए थे जो कि परसेंटेज की फॉर्म में थे। आज हम उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो है एंगल के ऊपर। ठीक है, तो एक आपको एंगल का क्वेश्चन करवाया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए यदि एंगल का क्वेश्चन आ जाए तो हम किस तरीके से इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। ये किसी इंसान की इनकम है और जहाँ पे वो खर्च हो रही है अलग अलग, उसके बारे में हमें बताया गया है। फूड पे कितनी हो रही है 120 डिग्री, अदर्स की बात करूँ तो 45 डिग्री, एजुकेशन की बात करें तो 30 डिग्री, सेविंग की बात करें तो 60 डिग्री और हाउसिंग की बात करें तो 105 डिग्री। दोस्तों, ये तो है उसका घर पे जितना खर्च हो रहा है, ये खाने पे, ये अदर जितना भी है, एजुकेशन शिक्षा पे, और सेविंग आपकी जितनी है बचत। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको सेविंग दी है 8,000 रुपये। ठीक है, सिर्फ डाटा एक ही दिया है कि जो सेविंग है वो हमारे पास 8,000 रुपये है। अब इस पे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं और क्या क्या बने हुए हैं उनको हम ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, हाउ मच एक्सपेंडिचर इज incurred on एजुकेशन हिंदी में लिखिए, शिक्षा पर कितने रुपए खर्च किए गए। शिक्षा पर कितने रुपए खर्च किए गए। देखिए दोस्तों, हमें सेविंग दी है, इस सेविंग से ही हमें सारी चीजें निकालनी होगी। अब सेविंग यहाँ देखो है कितना, आपको हो गए सर 60 डिग्री, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि ये 60 डिग्री बराबर किसके हैं 8,000 के। क्या आप ऐसा कह सकते हो? आप कहोगे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इस 60 डिग्री की वैल्यू हमें ये दी गई है ना। अब 1 डिग्री मेरे को निकालना है दोस्तों, 1 डिग्री कैसे आएगा 8,000 बटे में 60। ठीक है जी। अब आपसे पूछा गया है एजुकेशन शिक्षा पे, तो शिक्षा पे है कितना 30 डिग्री। यदि 1 डिग्री ये है तो 30 डिग्री क्या करेंगे, इसको 30 से मल्टीप्लाई, और 30 डिग्री से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 30 से काटे तो दोस्तों 30 गुना 60 और 2 से काटे तो ये बनेगा आपका 4,000। तो 4,000 रुपये उसने किस पे खर्च किए, शिक्षा पे। बात समझ आई दोस्तों? जो डाटा दिया गया है हमें उसी का यूज करके कर रहे हैं। मतलब हमें सेविंग दी गई है तो सेविंग यहाँ चेक करो कितनी है 60। इस 60 की वैल्यू दे रखी है हमें 8,000। 1 डिग्री बनेगा 8,000 अपॉन में 60। हमें चाहिए एजुकेशन कितने डिग्री बना रहा है 30, तो 30 डिग्री दोस्तों इसका करें तो कितना बनेगा 4,000 रुपये। बात क्लियर? एक क्वेश्चन और लिखिए, द रेशो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन फूड टू द सेविंग इज हिंदी में लिखो, भोजन तथा बचत पर किए गए खर्च का अनुपात ज्ञात करें। भोजन मतलब फूड, और दूसरा हमें पूछा गया है बचत सेविंग, तो इसका हमें चाहिए रेशो, और इस पे जितने रुपए खर्च हुए हैं उसकी ये बात कर रहा है। अब ध्यान से सुनना एक चीज, एक तो आपके पास तरीका है कि इनकी अलग अलग निकालो कितने कितने रुपए इन्होंने खर्च किए, लेकिन उसके अलावा इसमें एक चीज और होती है। वो क्या होती है कि टोटल एंगल कितने का बनता है, ये बनेगा आपका 360 का। यदि हम इन सबको ऐड करें तो 360 बनेगा। तो आप अब इनमें रेशो बना के कितने ही रुपए क्यों ना बांट लो, हमेशा बटेंगे उसी रेशो में जिस रेशो में यहाँ लिखे हुए हैं। कैसे? अब देखो, फूड की बात करें तो कितना है 120 डिग्री, और यदि बात करें सेविंग की तो सेविंग कितना है 60 डिग्री। इसको कैंसिल करें दोस्तों क्या बनेगा 2:1। मतलब जो भी इनका खर्च होगा या एक्सपेंडिचर होगा अलग अलग, वो हमेशा 2:1 में ही रहेगा। तो आपको इनका अलग अलग एक्सपेंडिचर निकाल के और फिर रेशो निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस रेशो में यहाँ लिखे हुए हैं ये इतने में ही रहेंगे, चाहे आप कितने ही रुपए इनको दे दो। ठीक है।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अलग से जिस तरीके से हमने यहाँ पैसे निकाले, इनके पैसे निकालने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इन्हीं में से वैल्यू उठा के रखेंगे यहाँ और इनको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। लिखिए, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली फॉर द मंथ, फॉर द मंथ। हिंदी में लिखिए, यदि परिवार के द्वारा किए गए महीने का कुल खर्च बताइए। परिवार के द्वारा किए गए महीने का कुल खर्च बताइए। अब दोस्तों कुल खर्च इसमें बनेगा कौन सा? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सिर्फ सेविंग को छोड़ के सारा खर्च ही आता है ना। इस टोटल को देखें तो पूरा एंगल कितना होता है? आप कहोगे सर 360 डिग्री, है ना। इसमें से 60 डिग्री घटाओ, कितना बचा? 300 डिग्री। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे को 300 डिग्री की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें निकालना है टोटल एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों सेविंग से अलग जो भी बचता है वो सारा का सारा एक्सपेंडिचर ही है। तो सेविंग यदि हटा दे इस सर्कल में से, सर्कल पूरा होता है 360 का, और 360 में से 60 घटाओगे कितना आएगा? 300 डिग्री। तो हमें ये पता लगा कि हमें यहाँ निकालना क्या है, 300 डिग्री एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे क्या दिया गया है? सेविंग 60 डिग्री कितना है? 8000, ऐसा ही दे रखा है ना दोस्तों, ये रहा। अब हमें कितना चाहिए? 300 डिग्री, है ना। तो 60 की किससे गुना करेगी? 300 आ जाए। 60 की किससे गुना करेगी? 300 आ जाए। तो आप कहोगे सर 5 से गुना कर दो, 300 आ जाएगा। इधर 5 से, दोस्तों इधर भी 5 से करनी पड़ेगी, और 5 8 बनता है आपका 40। तो 40,000 रुपये आपका आंसर बन जाएगा। तो टोटल जो इसके सारा का सारा जो एक्सपेंडिचर है वो बनेगा 40,000। अब कहोगे ये क्यों कर दिया सर? ये इसलिए कर दिया क्योंकि हमें पता लग रहा है कि हमें 300 चाहिए, और 360 के गुना करने से बिल्कुल आएगा। क्या 360 से कटता है? ये देख लो, 300 है वो 60 से कटता है, काट के देखो कि 5 पे जाएगा। तो 5 के इधर गुना करो, 5 के ऊपर, वो आंसर है। ये कहते हैं ये नहीं बात बनी। तो देखो दोस्तों 60 डिग्री हमारा 8000 है, तो 1 डिग्री कितना बनेगा? 60 नीचे आ जाएगा। हमें चाहिए 300 डिग्री, तो गुना में 300 कर देंगे। देखो दोस्तों 0 से 0, 6 से काटेंगे 5, वही 5 बना, और इसकी गुना करेंगे कितना बनेगा आपका? 40,000। तो बात क्लियर हुई है अच्छे से। तो आप इस तरीके से वैल्यू आती है तो डायरेक्ट ही देख सकते हो कि हमें कितने से गुना करना पड़ेगा। जितनी वैल्यू चाहिए उसको काट के देखो, इससे कटता है तो बहुत अच्छी बात है, काट दो, और कटते ही आपका आंसर आ जाएगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों इसमें, हाउ मच मोर अमाउंट, हाउ मच मोर अमाउंट इज स्पेंड ऑन फूड देन ऑन हाउसिंग, देन ऑन हाउसिंग। हिंदी में लिखो, हाउसिंग से भोजन पर कितना अधिक खर्च किया, हाउसिंग पर भोजन से कितना अधिक खर्च किया। तो दोस्तों हमें अलग अलग इनकी वैल्यू नहीं निकालनी, मैंने पहले ही बताया है। सिर्फ आप ये देखो हाउसिंग पर और इन पे खर्च कितना है, कितने कितने डिग्री है, किस किस की बात कर रहा है? हाउसिंग और भोजन। इन दोनों में दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कितना डिफरेंस है। डायरेक्ट डिफरेंस ही देखो, क्योंकि अधिक की बात कर रहे हैं तो अधिक हम सिर्फ ये चेक करेंगे कितने डिग्री एंगल अधिक है। दोस्तों इसमें से इसको घटाओ तो ये बनेगा 15 डिग्री, है ना, बनेगा या नहीं? इसमें से इसको घटाओ 120 में से, तो ये बनेगा 15 डिग्री। तो मेरे को 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए दोस्तों। तो देखो हमें पता है 60 डिग्री बराबर किसके है दोस्तों? 8000 में। 1 डिग्री बनेगा बटे में 60, हमें चाहिए 15 डिग्री। तो क्या करेंगे? 15 से गुना, तो 15 चौके 60, तो 4 दूनी 8। तो दोस्तों जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा 2000 रुपये। तो दोस्तों जो इन दोनों का डिफरेंस है वो आपका कितना रहेगा? 2000। तो बात क्लियर हुई। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। इस तरीके से क्या पता वो पूरे का डाटा भी दे दे, तो पूरे का दे तो घबराने की जरूरत नहीं है। 360 के डिग्री इक्वल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 36 डिग्री हो जाएगा, पॉइंट हटा दो या 0 हटा दो उसकी, उसके नेक्स्ट 3.6 हो जाएगा दोस्तों, उसमें 0 है तो 0 हटा वरना पॉइंट लगा। ठीक है,
लेकिन आपका क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा, किसी एक की वैल्यू देके और उसी पे ही क्वेश्चन सेट करता है, ठीक है। तो दोस्तों फटाफट से नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम दो टाइप के, मतलब दो, यदि ये इस तरीके के पाई चार्ट हो तो किस तरीके से हमें करने हैं, ठीक है। इसे फटाफट कीजिए, मैं साइड में हो रहा हूँ। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं दूसरा। हाँ जी दोस्तों, देखिए ये हमारा रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें हमें दो पाई चार्ट दिए गए हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया है आपको, ये कंपनियां हैं कहाँ कहाँ, एक तो नागपुर के अंदर और दूसरी है पुणे के अंदर। और ये क्या करती है, ये ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स बनाती है, मतलब गाड़ियों के पार्ट्स बनाती है। कि यदि हम नागपुर प्लांट की बात करें तो ट्यूब है वो हमारी 25%, टायर्स की बात करें 32%, हॉर्न की बात करें 3%, लाइट्स की बात करें 26%, गियर बॉक्स की बात करें तो 14%। और दोस्तों यही चीज़ यदि हम पुणे में देखें तो ट्यूब से आपकी 25%, टायर से आपके 30%, हॉर्न है आपके 7%, गियर बॉक्स है 15% और लाइट से हमारे पास 20%। तो दोस्तों ये हमें डाटा दिया गया है कि कहाँ पे कितनी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, और ये किसी एक ही साल का डाटा है कि उस साल वहाँ पे क्या चीज़ हुई और यहाँ पे कितनी हुई, ठीक है। कि नागपुर प्लांट में कितनी हो रही है और पुणे प्लांट के अंदर ये कितनी हो रही है। तो दोस्तों इस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। ये बात समझ आई क्या है, ये ऑटोमोबाइल्स पार्टी जैसे गाड़ियों के पार्ट्स बनाती है वो कंपनियां हैं, और उन कंपनियों में जितना जितना परसेंट जो भी डाटा बना है, जो भी चीज़ बनी है उसके बारे में डिटेल दी गई है आपको, ठीक है। और किसी एक ही साल की है, दोनों की दोनों ही। अब इस पे आते हैं क्वेश्चनों पे। लिखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन, इफ द नागपुर प्लांट produced 8 lakh tires, 8 lakh tires, then the number of horns produced by it was, हिंदी में लिखिए, यदि नागपुर संयंत्र द्वारा 8 लाख टायर बनाए गए हों तो बताइए इस यंत्र द्वारा कितने हॉर्न उत्पादित किए गए, कितने हॉर्न उत्पादित किए गए। दोस्तों अब किसकी बात कर रहा है, ये नागपुर प्लांट है ना। तो दोनों में से नागपुर प्लांट कौन सा है, ये वाला। अब बात किसकी कर रहा है नागपुर प्लांट में, टायर्स की। तो टायर्स देखो यहाँ पे टायर्स कितने हमारे पास 32%। तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ जो 32% की वैल्यू है वो हमें कितनी दी गई है, 8 लाख। 1% हमारा कितना होगा दोस्तों, तो 8 लाख को भाग कर देंगे 32 से। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए हॉर्न्स। तो हॉर्न्स यहाँ है कितने 3%, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 से काटना 8 चौके 32, 4 से काटना 25, तो ये बनेगा 2500, 2500 नहीं 25,000, गुना करना इसी 25 से, 25 दिया 75, तो 75,000 रुपये इसने कहाँ खर्च किया। फिर क्या कह सकते हैं कि 75,000 इसमें क्या बने हैं, हॉर्न्स बने हैं। क्योंकि रुपए नहीं दोस्तों, ये क्वांटिटी दे रखी है कितना वहाँ पे बना है। यहाँ पे टायर्स बने थे दोस्तों 8 लाख, तो मतलब बन रही है 32%, 32% की वैल्यू 8 लाख। 1% बनेगा आपका 25,000, हमें चाहिए 3%, तो 3 से गुना करेंगे दोस्तों, ये हमारा कितना बन जाएगा 75,000। बात क्लियर हुई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यदि पूरे का डाटा है तो ही हम उसे 100 मानेंगे, लेकिन किसी एक फिक्स का दे दिया जाए तो वो हमेशा उसके इक्वल ही रखना है, हमें 100% नहीं मानना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, हाउ मैनी परसेंटेज मोर ट्यूब्स वर प्रोड्यूस्ड at the Pune plant than those produced at the Nagpur plant।
प्रोड्यूस्ड एट द नागपुर प्लांट। हिंदी में लिखिए, पुणे संयंत्र में, पुणे संयंत्र में कितने प्रतिशत अधिक ट्यूब नागपुर संयंत्र की तुलना में उत्पादित किए गए। पुणे संयंत्र में कितने प्रतिशत अधिक ट्यूब नागपुर संयंत्र की तुलना में अधिक उत्पादित किए गए। अब दोस्तों देखो, बात किसकी कर रहा है, ये ट्यूब्स की, है ना, मतलब दोनों में बात की जा रही है इनकी। दोनों में ट्यूब्स इक्वल कैसे है, इक्वल तो नहीं हो सकती है, दोनों में डिफरेंस मिलेगा। ये ट्यूब्स है दोस्तों 28 कर लेना दोस्तों, ये गलती से लिखा गया। हाँ, अब क्या कह रहा है, नागपुर संयंत्र में, पुणे संयंत्र में, पुणे वाला ये नागपुर की तुलना में कितने % अधिक ट्यूब उत्पादित हुई। ऑप्शन देखना चाहते हो, ऑप्शन लीजिए, 3%, 12%, 4% एंड OT। आप में से आधे से ज़्यादा इसका आंसर बताएंगे सर 3%, है ना, और इसी चक्कर में क्वेश्चन हमारा होता है गलत। अब ध्यान से सुनना ये बात, जब अगले ने पूछा इस तरीके से है कि पुणे संयंत्र में नागपुर संयंत्र की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक ट्यूब्स बनाई, तो अब ये चीज ध्यान से सुनो। आपने तो डायरेक्ट बता दिया 3, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने आपको जब एक सिंगल इसका क्वेश्चन करवाया था, तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पे जो ये डाटा लिखा हुआ है, ये कंप्लीट आप चेक करोगे तो ये भी 100 बनेगा और ये भी 100, ऐसी बात बताई थी। तो दोस्तों मैंने वहाँ पे एक चीज़ और भी बताई थी कि मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे 25 ट्यूब्स बनी है, 32 टायर्स बने हैं, 3 हॉर्न्स बने हैं, 26 लाइट्स बनी है और 14 क्या बने हैं, गियर बॉक्स। तो ये डाटा आप विदाउट परसेंटेज भी यूज कर सकते हो। यदि इस पे पहुँचे तो ये कह सकता हूँ 28 यहाँ पे ट्यूब बनी है, 30 यहाँ पे टायर बने हैं, 20 यहाँ पे लाइट बनी है, 15 यहाँ पे गियर बॉक्स बने हैं और 7 यहाँ पे क्या बने हैं, हॉर्न बने हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये टोटल आपका 100 है। यदि आप इसे देखोगे तो ये पूरा 100 बन रहा है, तो ये कह सकते हैं 25 वहाँ, 32 यहाँ, 3 यहाँ, 26 यहाँ, 14 यहाँ। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों ये बोला गया कि यहाँ उसकी तुलना में कितने अधिक है, तो दोस्तों जितने अधिक है वो लिखेंगे, तो अधिक कितने बनेंगे, 25 और 28 का डिफरेंस करें तो कितना आएगा दोस्तों, आप कहोगे सर 3 बना। लेकिन बात किससे कर रहा है, बोल रहा है कि पुणे प्लांट नागपुर प्लांट की तुलना में, नागपुर प्लांट की तुलना में, जिससे तुलना कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, वो नीचे आएगा। प्रतिशत के लिए लगाएंगे 100 दोस्तों, 25 से काटना और आंसर बनेगा आपका। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टाइप से और आप फंस जाते हो। लेकिन ये जो पाई चार्ट है, इसमें बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपका माइंड है वो खुला होना चाहिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हो गया दोस्तों, इस पर वो लिखते हैं, लिखिए द रेशो ऑफ नंबर ऑफ हॉर्न्स, द रेशो ऑफ number of hordens produced at Nagpur plant to that produced at Pune plant is produced at Pune plant is, हिंदी में लिखो, नागपुर तथा पुणे के संयंत्रों द्वारा उत्पादित हॉर्नों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। हॉर्नों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़ के ही कहोगे कि क्वेश्चन गलत है। कैसे कहोगे, इसमें तो संख्या दे ही नहीं रखी, इसमें तो परसेंटेज दे रखी है। तो दोस्तों मैंने आपको वही बात बताई है कि यहाँ पे आप ये चीज़ बोल सकते हो, यदि यहाँ पे 3 हॉर्न बने हैं तो यहाँ पे कितने बने हैं, 7। ये बात ध्यान रखना, वरना आपको ये लगेगा कि ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है।
तो अब ये बोल रहा है कि इस पुणे में जितने हुए हैं और नागपुर में जितने हुए हैं इन दोनों का हॉर्नों का अनुपात बताओ। तो इसमें हॉर्न कितने हुए दोस्तों, तो आप कहोगे 3, और इसमें कितने हुए 7। तो दोस्तों जो रेशो बनेगा वो आपका कितना बनेगा 3:7। तो बात क्लियर हुई। यहाँ तक हमने 2 वाले कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद आपको मैं बता देता हूँ, आपको जहाँ से भी ये 2 वाले क्वेश्चन मिले, लेकिन बहुत जल्द मैं DI भी डाल ही दूंगा, चिंता मत करो आप। DI प्रैक्टिस के लिए अभी डाल दूंगा, हो सकता है तो आज ही डाल दूँ। तो उसमें आपके डबल वाले मिलेंगे, तो आप वो कर सकते हो। यदि दिक्कत आए तो मेरे को मैसेज कर देना दोस्तों, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा दूँगा, ठीक है। ये हमारे एग्जाम के अंदर बहुत कम आता है, तो इसलिए मैंने एक बार आपको ये बता दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे हम इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। और आपको जो PDF मिलेगी उस PDF के अंदर क्वेश्चंस हैं इसके, आप आराम से करो, कोई भी दिक्कत आती है आप पूछो, और उसके बाद मैं उसका सोल्यूशन बता दूंगा आपको। नंबर है उसके अंदर, जितने नंबर से जितने नंबर तक आपको दिक्कत है इसकी वो बता देना और उसको सोल्व करके आपको दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट, और वो कहलाता है आपका ग्राफ वाला, ठीक है। सबसे ज़्यादा हम बढ़ेंगे दोस्तों जो आपकी टेबल आती है, टेबल पे मैं क्वेश्चन अच्छे खासे कराऊंगा, लेकिन जो नेक्स्ट आ रही है इस पे हम 3 ही क्वेश्चन करेंगे। लेकिन इसके बाद जो आपके आएंगे जो टेबल होती है, तो दोस्तों टेबल आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो उससे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट पे, और हम स्टार्ट करते हैं आज का ग्राफ वाला, ठीक है। चलो इसे नोट कर लीजिए तब तक। हाँ जी दोस्तों, ये आपके सामने आ चुकी है, ये है आपकी जो आपका ग्राफ बनता है, ठीक है। ये आज पहले हम सिंगल का पढ़ेंगे, उसके बाद डबल का भी पढ़ेंगे। और दोस्तों ये हमें दिया गया है, ये अलग अलग कंट्री है, ठीक है जी, और वो क्या दे रखी है बर्थ रेट, और वो 1000 के अंदर है, ठीक है। अब यदि मैं इंग्लैंड की बर्थ रेट देखूँ तो कितनी है 20, यदि मैं बात करूँ स्वीडन की वो कितनी है 15, यदि मैं बात करूँ न्यूजीलैंड की वो कितनी है 30, यदि बात करूँ जर्मनी की 16, यदि बात करूँ इंडिया की वो 33, यदि बात करें चाइना की तो दोस्तों वो है 40। ये बर्थ रेट है और ये 1000 के अंदर है, ठीक है। कैसे 20,000, 30,000, 16,000, 33,000 इस तरीके से है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उसकी हम बात करते हैं। लिखिए पहला क्वेश्चन, द बर्थ रेट विच कंट्री इज, the birth rate which country is 25% more than that of Germany, that of Germany। हिंदी में लिखिए, किस देश की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर से 25% अधिक है। किस देश की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर से 25% अधिक है। ऑप्शन है आपका दोस्तों इंग्लैंड, इंडिया, उसके बाद है हमारे पास चाइना और न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड और चाइना। ये 4 आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों जिस पर मैंने टिक लगाया है। अब सबसे पहले बात ये आती है दोस्तों 25% की अधिक की बात कर रहे हैं ना, तो 25% का मतलब क्या होता है, आपको होगा सर 1/4। तो दोस्तों जिस भी वैल्यू से 1/4 आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब देखो ये बोल रहे हैं जर्मनी से अधिक, तो जर्मनी से अधिक है ना, ये कितनी अधिक है दोस्तों, आपको होगा सर 4 अधिक है। और किससे बात कर रहे हैं जर्मनी से, और प्रतिशत के लिए लगाते हैं आंसर 100, लेकिन 100 लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं 1/4, 4 से काटना आपको होगा सर 1/4, तो इसी से हमारा 1/4 ही आ गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम आगे भी चेक कर लेते हैं, जर्मनी से न्यूजीलैंड की बात करें तो दोस्तों ये ज़्यादा है 14 और नीचे है 16, तो 2 से काटे तो ये बनेगा 7/8। क्या 7/8 चाहिए हमें, नहीं, हटा दो। उसके बाद बात करें इंडिया की, इंडिया की 17/16, क्या हमें यही चाहिए ना, नहीं, तो हटाओ इसको भी। उसके बाद चाइना की बात करें दोस्तों, चाइना की यदि बात करते हैं हम तो चाइना इससे ज़्यादा कितना है देखो, तो ये ज़्यादा बनेगा आपका 4 और 20 24, 24 ज़्यादा है चाइना, और किस से दोस्तों 16 से, 4 से काटना, 2 से काटना,
क्या हमें 3/2 चाहिए क्या? नहीं, तो ये भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों आपका आंसर स्टार्टिंग में ही आ चुका है, वो कितना है हमारा, वो है इंग्लैंड। बात समझ आई? आप इसकी परसेंटेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि तो 100 करोगे तो ये 25 ही आएगा। लेकिन कभी भी आपके सामने इस तरीके से परसेंटेज की बात करें तो दोस्तों आप परसेंटेज की वैल्यू जानते हो कि 25 ये बनेगा, तो सिर्फ हमें फ्रैक्शन चेक करनी है और फ्रैक्शन हमें देखते ही पता लग जाएगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन को फिर और ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए दोस्तों मैंने आपको डायरेक्ट यही बताया है, वरना आप परसेंटेज भी निकाल सकते हो, लेकिन ऐसा करोगे ना तो दिक्कत एक आएगी दोस्तों। क्या पता आपका आंसर है वो लास्ट वाला हो, तो हम चेक करते करते वहाँ तक जाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो यदि आपके पास इसकी फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन से दोस्तों टाइम कम लगेगा, और टाइम कम लगेगा तो आप इसे बड़े अच्छे तरीके से कर पाओगे, ठीक है, और कम टाइम में कर पाओगे। पहला क्वेश्चन क्लियर है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। लिखिए दोस्तों, द बर्थ रेट ऑफ इंडिया, द बर्थ रेट ऑफ इंडिया इज what % ऑफ द बर्थ रेट ऑफ इंग्लैंड, बर्थ रेट ऑफ इंग्लैंड। हिंदी में लिखो, भारत की जन्म दर, भारत की जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर से, या फिर इंग्लैंड की जन्म दर का कितना प्रतिशत है। द बर्थ रेट ऑफ इंडिया इज what % ऑफ बर्थ रेट ऑफ इंग्लैंड, भारत की जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर का कितना प्रतिशत है। देखो दोस्तों, भारत की जन्म दर की बात कर रहे हैं तो भारत की जन्म दर कितनी है, 33। भारत की जन्म दर और किससे पूछी गई है दोस्तों, ये पूछी जा रही है आपकी इंग्लैंड से। इंग्लैंड की जन्म दर कितनी है दोस्तों, यहाँ देखो 20। तो जिससे पूछी जा रही है वो नीचे और जिसकी बात कर रहा है वो ऊपर, और प्रतिशत के लिए दोस्तों हम इसमें क्या लगाते हैं 100। तो दोस्तों कैंसिल करना, 5 से गुना करना, दोस्तों जो हमारा बनेगा वो कितना है 165%। क्लियर है? पूछा गया था इंडिया की जन्म दर, इंडिया की कितनी है लिख दी मैंने, इंग्लैंड की जन्म दर का, इंग्लैंड की जन्म दर का बात कर रहा है, मतलब जिसकी बात करता है वो ऊपर, जिससे बात करता है वो नीचे, और परसेंटेज के लिए लगाए हम दोस्तों इसमें 100, और इसे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका 165%। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, चीन की जन्म दर, हिंदी में इंग्लिश में लिखो, द बर्थ रेट ऑफ चाइना, द बर्थ रेट ऑफ चाइना इज हाउ मेनी टाइम्स द बर्थ रेट ऑफ जर्मनी, द बर्थ रेट ऑफ चाइना इज हाउ मेनी टाइम द बर्थ रेट ऑफ जर्मनी। हिंदी में लिखे, चीन की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर का कितनी गुनी है। चीन की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर का कितना टाइम्स है। चीन की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर का कितना टाइम है। तो दोस्तों अभी देखो, जो बड़ा नंबर है वो ऊपर आता है मेरे हिसाब से, याद है आपको, छोटा नीचे आता है, तभी टाइम्स पता चलता है ना। तो कैंसिल करना, 5 से काट दे इसको, 5 से 40 और 5 की 15 है ना, 3 से काटना, 3 में 6 है, 15 ये क्या स्वीडन की बात कर रहा है क्या, स्वीडन नहीं है दोस्तों, ये है जर्मनी, मैंने गलत लिख दिया, जर्मनी की 16, ये 16 आएगा, इसे ठीक कर लेते हैं, मैंने गलती से ही लिख दिया। तो 40 अपॉन में 60, तो दोस्तों कैंसिल करना है इसको, 4 से काटेंगे 10, 4 चौके 16, 4 से काटेंगे तो ये बनेगा 2.5। दोस्तों जो चाइना की जन्म रेट है वो जर्मनी से कितने टाइम्स है, 2.5। ये चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी टाइम्स निकालनी हो तो आप हमेशा एक चीज़ याद रखोगे, ये बड़े नंबर को छोटे से हमेशा भाग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशो, व्हाट इज द रेशो ऑफ बर्थ रेट ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ स्वीडन, टू दैट ऑफ स्वीडन। हिंदी में लिखो, भारत तथा स्वीडन की जन्म दरों का अनुपात ज्ञात करें। भारत तथा स्वीडन की जन्म दरों का अनुपात ज्ञात करें। भारत की कितनी है दोस्तों 33, स्वीडन की कितनी है 15, डायरेक्ट ही रख दो, 3 से कैंसिल करें तो ये बनेगा 11/5, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा 11/5।
बात समझ आई? जो पहले है पहले, जो बाद में है वो बाद में, और कैंसिल करोगे वो आपका आंसर बन जाएगा। एक और लिखिए दोस्तों, बाय हाउ मच परसेंटेज इज द बर्थ रेट ऑफ इंग्लैंड, बाय हाउ मच परसेंटेज इज द बर्थ रेट ऑफ इंग्लैंड इज लेस देन डेट ऑफ न्यूजीलैंड, डेट ऑफ न्यूजीलैंड। हिंदी में लिखो, इंग्लैंड के जन्म दर न्यूजीलैंड के जन्म दर से, किस किस की बात कर रहा है? इंग्लैंड की जन्म दर, ठीक है जी, न्यूजीलैंड के जन्म दर से कितने प्रतिशत कम है? तो दोस्तों न्यूजीलैंड से कम कितनी है? आपको होगी सर 10। लेकिन किससे बात कर रहे हैं? आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कि इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड से कितने परसेंट कम है। तो मतलब न्यूजीलैंड नीचे आएगा, प्रतिशत के लिए 100, 0 से 0 दोस्तों, ये बनेगा 100/3, और कैंसिल करेंगे ये बनेगा 33/3%। तो दोस्तों ये हमने क्वेश्चन किया। इस क्वेश्चन में हमने बेसिक क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे इनके अंदर लेवल बढ़ा दिया जाएगा, तो आज वाला आपको क्लियर होगा, उम्मीद करता हूँ। इस चीज़ को आप बड़े आराम से करो, प्रैक्टिस करो, DI डाल दी जाएगी या साथ में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करके हम स्टार्ट करेंगे टेबल। तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे।